वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। यूपी पीसीएस 2024 और आरओ के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर सब्जेक्ट को लेकर के चल रहे हैं और जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न है उसी को फॉलो करते हुए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे वाली भी क्लास आती है जिसमें आप जीएस सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, और ये रात को 9 बजे वाली क्लास है जहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साइंस के 135 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल पर विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देखेंगे सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी और उन प्लेलिस्ट के ज़रिए से आप अपनी प्रिपरेशन और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है प्रतिध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, अर्थात द इको ओरिजिनेट्स फ्रॉम ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सेकेंड ऑप्शन है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ऑप्शन सी है ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड और ऑप्शन डी है ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ साउंड। मतलब इसका बोला जा रहा है कि पहले ऑप्शन के अनुसार है परावर्तन के कारण, अपवर्तन, विवर्तन या फिर फैलाव के कारण। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं और इनके माध्यम से बताना है कि प्रतिध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो ध्वनि का परावर्तन होता है, किसी सतह से पूर्ण रूप से जो परावर्तित हो जाती है ध्वनि, उसी को ही प्रतिध्वनि कहते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है? कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर जेनेटिक डिजीज़ नहीं है? तो जेनेटिक डिजीज़ होती क्या है? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती हैं। एक जनरेशन से, लाइक अगर पेरेंट्स को है तो उनके चिल्ड्रंस में भी होने की पूर्ण रूप से संभावना रहती है। तो ये जो होती हैं डिजीज़ वो जेनेटिक डिसऑर्डर में आती हैं। इसमें पहला ऑप्शन है थैलेसीमिया, सेकंड है कलर ब्लाइंडनेस, इसको वर्णांधता बोलते हैं, थर्ड है हीमोफीलिया और ऑप्शन डी है ल्यूकीमिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें जो ल्यूकीमिया है ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। इसके अलावा जो तीनों दिए गए हैं, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, तीनों की तीनों आप देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, पेरेंट्स से चिल्ड्रन में होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को बौना ग्रह कब घोषित किया? प्लूटो को डिक्लेयर किया गया डॉर्फ प्लैनेट, ऐसा कब किया गया? ये पूछा जा रहा है 2005 में, 2006 में, 2008 या 2004 में। देखिए पहले जो हमारे ग्रहों की संख्या थी उनमें प्लूटो भी ऐड किया जाता था, लेकिन फिर इसको बौने ग्रह में रखा गया और इसको बाहर कर दिया गया ग्रहों की कैटेगरी से, और ऐसा किया गया 2006 में। ऑप्शन बी राइट होगा, 2006 में। ऐसा क्यों किया गया मैं ये भी समझा दे रही हूँ। देखिए जो ग्रह होते हैं उनकी अपनी एक निश्चित कक्षा होती है, अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, अपनी खुद की घूर्णन गति भी होती है और उनके पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। जैसे कि सूर्य का है, सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के ज़रिए से सारे जितने भी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये जो प्लूटो था ये क्या करता था, किसी की भी कक्षा में घुस जाता था। इसकी अपनी कोई निश्चित कक्षा नहीं थी, एक निश्चित जो परिक्रमण गति करने का जो पथ है वो नहीं था, इसीलिए इसको बाहर किया गया और बौने ग्रह में रखा गया। तो आप देखते हैं जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी का अपना सैटेलाइट है, मून है ना, उपग्रह है, तो पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है और उसी के जरिए से उसके चारों ओर जो चंद्रमा है वो गति कर रहा है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है उसके पास भी, लेकिन पृथ्वी का उससे ज़्यादा है। इसी प्रकार सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है सूर्य का, इसीलिए सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह एक निश्चित कक्षा में गति करते हैं। लेकिन प्लूटो बौना ग्रह अब बन गया है, क्योंकि ये निश्चित कक्षा में गति नहीं कर रहा था। तो ग्रह होने के लिए भी कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ शर्तें हैं, उनको लागू होने पर ही ग्रह घोषित किए जाते हैं, लेकिन उसमें अब प्लूटो नहीं आता है। 139 क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ये एस्टेरॉयड्स हैं और पूछा जाता है कि इनके बीच में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है जुपिटर और सैटर्न अर्थात बृहस्पति और शनि के बीच। सेकंड ऑप्शन है मंगल और शनि अर्थात मार्स और सैटर्न के बीच। ऑप्शन सी है बृहस्पति और शुक्र, जुपिटर एंड वीनस। ऑप्शन डी है मंगल और बृहस्पति,
इट मीन्स मार्स और जुपिटर। किनके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट्स पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, ये जैसे सूर्य है, तो सूर्य से जो दूरी के क्रम में अगर मैं बताऊं सारे ग्रह, तो इनको याद कीजिए। सबसे पहले आएगा बुध, फिर आता है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी और फिर मंगल है। इनके बीच है एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। इसके बाद आएगा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये एक क्रम है। सबसे पहले सन हो गया, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है, लेकिन सबसे गर्म कौन सा है? वीनस है, शुक्र है, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल। तो मंगल और ये रहा जुपिटर, इनके बीच में ये एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है और ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन बी है केरोसिन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है लीकर या फिर शराब में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो सफ़ेद फास्फोरस होता है, वाइट फास्फोरस, ये पानी में रखा जाता है। ऑप्शन ए राइट है। इसके बाद का प्रश्न देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक क्षार धातु है? कौन सा एल्कली मेटल है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है मैग्नीज और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम। सोडियम एक एल्कली मेटल है। आपको सारे एल्कली मेटल याद होने चाहिए। तो इसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इसके बाद रुबीडियम है, रुबीडियम के बाद सीजियम याद रखिए और फिर है फ्रांसियम। आप लोगों ने जब ये आवर्त सारणी पढ़ी होगी स्कूल टाइम में, तब आपने ये याद किए होंगे एल्कली मेटल्स, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम आते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद पूछा गया है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान या फिर एटॉमिक मास कितना है, वो बताना है। ऑप्शन ए के अनुसार 20, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 36। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40 होता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी राशि है जो सदिश नहीं है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर नॉट वेक्टर्स, मतलब अदिश राशि आपसे पूछी गई है। ऑप्शन ए है आयतन, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है बल और ऑप्शन डी है विस्थापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो वॉल्यूम होता है ये एक तरह की अदिश राशि है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी दी गई वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, सदिश राशि होती हैं। अगला प्रश्न है खगोलीय मात्रक के औसत दूरी है, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज। बताना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, किसके किसके बीच की दूरी है। तो ऑप्शन ए है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, ऑप्शन बी है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, ऑप्शन सी है पृथ्वी और मंगल के बीच, या फिर ऑप्शन डी है बृहस्पति और शनि के बीच। का राइट आंसर ऑप्शन है पृथ्वी और जो सूर्य के बीच की दूरी है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न में पूछा गया जूल किसकी इकाई है, ऊर्जा की, बल, दाब या फिर तापमान की। इसका राइट आंसर होगा एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। 146 क्वेश्चन है वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन बी है दाब, ऑप्शन सी है ऊर्जा और ऑप्शन डी है चुंबकीय फ्लक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है सर आइजैक न्यूटन की जो पुस्तक है प्रिंसिपिया, इसका प्रकाशन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1687, ऑप्शन बी है 1680, ऑप्शन सी है 1690 और ऑप्शन डी है 1695। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1687 में। 148 क्वेश्चन है न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, विच न्यूटन्स लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन ए है गति का प्रथम नियम, ऑप्शन बी है गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन सी है गति का तृतीय नियम या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, गति का प्रथम नियम है, ये कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन ए राइट होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। ऑप्शन ए 10⁸ डाइन, ऑप्शन बी है 10⁻³ डाइन, ऑप्शन सी है 10⁻⁴ डाइन या फिर ऑप्शन डी है 10⁻⁵ डाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10⁻⁵ डाइन, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग या फिर मोमेंटम पर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन ए है 2 गुना हो जाएगा,
ऑप्शन बी है आधा हो जाएगा, ऑप्शन सी है 4 गुना हो जाएगा या ऑप्शन डी है अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए यदि वेग को 2 गुना करेंगे तब क्या होगा, मोमेंटम जो होगा वो 2 गुना हो जाएगा। क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, घर्षण गुणांक का मात्रक पूछा गया, अर्थात द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज न्यूटन, जूल, पास्कल और डज नॉट यूनिट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका कोई मात्रक नहीं होता। 152nd क्वेश्चन, किसी उपग्रह की ऊंचाई घटाने पर आवर्तकाल का मान क्या होगा। ऑन डिक्रीजिंग द हाइट ऑफ अ सैटेलाइट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इज विल डिक्रीज, ऑप्शन बी विल ग्रो, ऑप्शन सी विल रिमेन अनचेंज्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए किसी उपग्रह की ऊंचाई घटाने पर आवर्तकाल भी घटेगा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ सिंक्रोनस सैटेलाइट। ऑप्शन ए है 2 घंटे, ऑप्शन बी है 6 घंटे, ऑप्शन सी है 8 घंटे और ऑप्शन डी है 24 घंटे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 24 घंटे। 154th क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, चौगुनी होगी, दोगुनी होगी, 8 गुनी होगी या फिर अपरिवर्तित रहेगी। इसका राइट आंसर है चौगुनी हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना करेंगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। ऑप्शन ए है कॉमन सॉल्ट, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है पोटाश और ऑप्शन डी है जिंक। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें सामान्य नमक मिला रहता है। 156 क्वेश्चन है, इंसुलिन की डिस्कवरी किसने की थी। ऑप्शन ए है बेंटिक ने, ऑप्शन बी है ब्राउन, ऑप्शन सी है हार्वे ने या फिर ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक ने की थी। इसका राइट आंसर है बेंटिक ने की थी खोज इंसुलिन की, ऑप्शन ए राइट होगा। डिस्कवरी पर ही अगला क्वेश्चन भी है कि डायनामाइट का जो आविष्कार है ये किसने किया। ऑप्शन ए है अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी है मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी है विलियम हार्वे और ऑप्शन डी है विलियम चार्ल्स। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में अब आने लगे हैं या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए भी अब प्रश्न आ रहे हैं, तो डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए। और इसका राइट आंसर होगा डायनामाइट की खोज करी अल्फ्रेड नोबेल ने, ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न है, बर्फ पर दबाव बढ़ने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाउ डज इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन आइस अफेक्ट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन ए है कमी होगी, ऑप्शन बी है वृद्धि होगी, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहेगा या ऑप्शन डी है शून्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कमी होगी। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा अगर प्रेशर बढ़ेगा। अगला प्रश्न तो बहुत इजी सा है जिसका उत्तर आप सभी को आता होगा। संतरे में कौन सा विटामिन होता है ये पूछा जा रहा है, डी, ए, सी या फिर बी। ये सारे विटामिन के नाम मैंने बताए हैं, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। अगले प्रश्न में एल्यूमिनियम के अयस्क पूछे गए हैं, कौन सा है इसमें से। एंथ्रासाइट है, बॉक्साइट है, गैलेना है या सिनेबार है। और इस प्रश्न का सही उत्तर देना है और ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का अयस्क। तो आज के सेट में आप लोगों ने ये क्वेश्चंस देखे। इन क्वेश्चंस में किसी में भी आपको डाउट है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन जो है इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो लगातार आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए, इन क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व करते रहिए, क्योंकि एक साथ बहुत सारे प्रश्न नहीं हल हो पाते। अगर आप रोज़ जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं प्रिपेयर करेंगे तो ईजिली आप पेपर तक काफ़ी क्वेश्चंस हल कर चुके होंगे। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर अभी भी आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो कर दीजिए, क्योंकि अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।